आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय में ब्रिटेन की लेबर सरकार की नई शरण नीति पर कड़ी आलोचना की गई है। अखबार का कहना है, होम सेक्रेटरी शबाना महमूद जिन बदलावों का ऐलान कर रही हैं, वो असल सुधार नहीं, बल्कि सख्ती दिखाने की राजनीतिक कोशिश भर है। और सबसे बड़ी बात, ये कदम दूर दराज की दक्षिणपंथी फाराज जैसी ताकतों को मात देने की नाकाम कोशिश है, जो अंत में लेबर को ही कमजोर करेंगी। संपादकीय के मुताबिक मौजूदा व्यवस्था में शरण पाने वालों को 5 साल का ठहराव मिलता है। उसके बाद वो स्थायी दर्जे के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन सरकार इसे घटाकर सिर्फ 30-30 महीने के 2 चक्र में बदलना चाहती है। यानी हर 2.5 साल बाद लाखों लोगों की फाइलें फिर से खोलनी होंगी कि वो रह सकते हैं या नहीं। द गार्जियन कहता है, ये ना सिस्टम की क्षमता में है और ना ही इस पर अरबों पाउंड खर्च करने का कोई मतलब है। ब्रिटेन के पास अभी भी 50,000 अपील लंबित हैं, जज कम हैं, इंतजार लंबे हैं। ऐसे में सालाना 70,000 नई समीक्षा जोड़ देना यथार्थ से भागने जैसा मामला है। अखबार डेनमार्क का उदाहरण देता है, जहां कठोर शरण नीति ने ना तो दिक्कतें हल की और ना पॉपुलिस्ट दबाव कम किया। उल्टा हजारों लोग डिपोर्ट ना हो पाने के कारण जेल जैसे कैंपों में फंस गए और पूरी आबादी हाशिए पर चली गई। द गार्जियन का कहना है, ब्रिटेन वही गलती बड़े स्तर पर दोहरा रहा है। संपादकीय ये भी साफ करता है कि लेबर को फाराज या रिफॉर्म यूके जैसे दलों की नकल करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी दौड़ में दाएंपंथी ही हमेशा आगे रहते हैं। इससे लेबर की छवि सख्त भी दिखेगी और असफल भी, क्योंकि वो एक ऐसी समस्या को अपने दम पर हल करने का दावा कर रही है जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बिना हल हो ही नहीं सकती। अखबार एक व्यवहारिक समाधान भी सुझाता है। शरण होटलों को खाली करने का सबसे आसान तरीका ये है कि उन देशों के लोगों को जिनकी मंजूरी दर 60% से 98% है, अस्थायी रूप से रहने की अनुमति दे दी जाए। इससे खर्च भी घटेगा और सबसे बड़ी सार्वजनिक चिंता, होटलों पर बढ़ता बोझ तुरंत कम होगा। ये वही कदम है जो ऋषि सुनक ने 2023 में उठाया था। संपादकीय का निष्कर्ष साफ है, लेबर यदि फाराज को हराने के लिए उसकी ही राह अपनाएगी, तो ना अपना वोट बचा पाएगी और ना भरोसा और ना ही शरण व्यवस्था में वास्तविक सुधार ला पाएगी। लेट्स माइक। आज का अखबार। द न्यूयॉर्क टाइम्स से प्रकाशित लेख में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यानी एमबीएस की 7 साल की यात्रा को समझाने की कोशिश की गई है। और लेखक कहता है, ये कहानी किसी फिल्म जैसी लगती है, लेकिन असली बदलाव उनकी छवि में नहीं, उनकी प्राथमिकताओं में आया है। लेख याद दिलाता है कि 2018 में जब एमबीएस अमेरिका आए थे, तब दुनिया उन्हें उनकी सख्ती और विवादों के लिए जानती थी। रिट्स कार्लटन में व्यवसायियों और राजकुमारों को बंद करना, यमन की लड़ाई में आम लोगों की भारी मौतें, लेबनान के प्रधानमंत्री पर दबाव और उसके बाद जमाल खशोगी की हत्या जैसे कदमों से उनकी छवि एक ऐसे नेता की बनी थी जो ताकत दिखाकर क्षेत्र को अपनी दिशा में मोड़ना चाहता है। लेकिन समय के साथ उन्हें एहसास हुआ कि क्षेत्रीय संकट, चाहे यमन हो, ईरान हो, लेबनान या गाजा, जल्दी खत्म होने वाले नहीं हैं और इन लड़ाइयों में उलझकर वो अपने देश को उस दिशा में नहीं ले जा सकते जिसे वो नई सऊदी अरब कहकर दिखाते हैं। लेख कहता है कि इसी वजह से एमबीएस ने पिछले कुछ वर्षों में अपना फोकस भीतर की तरफ मोड़ा। धार्मिक पुलिस की शक्ति कम हुई, महिलाओं की जिंदगी पर लगे कई पुराने प्रतिबंध हटे, मनोरंजन, पर्यटन और टेक्नोलॉजी में बड़े निवेश शुरू हुए। यानी सऊदी समाज एक तरह से बदल रहा है और इसकी बागडोर खुद एमबीएस के हाथ में है। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि ये सारे प्रोजेक्ट बेहद महंगे हैं और तेल की कीमतों पर निर्भर करते हैं। जबकि दूसरी तरफ उनके पड़ोस में संघर्ष रुके नहीं। हुती के हमले, ईरान का तनाव,
सूडान का युद्ध, गाजा में तबाही। ऐसे माहौल में ना निवेशक आते हैं, ना पर्यटक। इसलिए एमबीएस अब सबसे ज्यादा यही चाहते हैं कि कोई भी लड़ाई सऊदी अरब की सीमाओं से दूर रहे और उनका विकास एजेंडा ना रुके। इसी संदर्भ में लेख ये भी बताता है कि एमबीएस अब अमेरिका के साथ एक मजबूत सुरक्षा ढांचे की तलाश में है। कोई ऐसा समझौता हो जो उनके देश के आधुनिकीकरण को बाहरी खतरों से बचा सके। इजराइल सऊदी सामान्यकरण की जो बड़ी डील थी, वो गाजा युद्ध के बाद ठंडी पड़ गई। लेकिन एमबीएस अपने मूल उद्देश्य से पीछे नहीं हटे हैं। वो चाहते हैं कि अमेरिका उन्हें सुरक्षा सहयोग, उन्नत चिप्स, टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए समर्थन दे, ताकि सऊदी अरब तेल पर निर्भरता से आगे बढ़कर एक आधुनिक, निवेश और टेक केंद्रित देश बन सके। लेख का निष्कर्ष ये है कि अतीत का बोझ खत्म नहीं हुआ, लेकिन आज एमबीएस जिस आत्मविश्वास के साथ व्हाइट हाउस के दरवाजे पर खड़े होंगे, वो 7 साल पहले की दुनिया में लगभग असंभव लगने वाली तस्वीर थी। द डॉन में प्रकाशित संपादकीय में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सुनाई गई मौत की सजा पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। अखबार का कहना है, ये फैसला जितना राजनीतिक माहौल को दिखाता है, उतना ही बांग्लादेश की टूट चुकी लोकतांत्रिक व्यवस्था की तस्वीर भी पेश करता है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जिस इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल को शेख हसीना ने विरोधियों को सजा देने के लिए बनाया था, आज वही अदालत उन्हें सजा सुनाने के लिए इस्तेमाल हो रही है। संपादकीय साफ कहता है कि मुकदमे की निष्पक्षता और जिस तेजी से ये पूरा हुआ, दोनों पर सवाल उठना स्वाभाविक है। लेकिन साथ ही ये भी सच है कि शेख हसीना का शासन साल दर साल और अधिक दमनकारी होता गया। राजनीतिक विपक्ष को कुचलना, प्रशासन पर काबू, परिवार केंद्रित राजनीति और आलोचकों पर लगातार कार्रवाई ने जनता में गुस्से का गुबार भर दिया। 2024 के जनविरोध के दौरान जिस तरह प्रदर्शनकारियों पर दमन हुआ, वो उनकी सत्ता गिरावट का बड़ा कारण बना। हसीना का यह स्वीकार करना कि स्थिति हाथ से निकल गई थी, खुद बताता है कि हालात किस तरह बिगड़ चुके थे। डॉन का संदेश ये है कि शासन चाहे किसी का भी हो, संस्थाओं को राजनीतिक हथियार बनाकर इस्तेमाल करने का अंजाम अंत में खुद शासक को ही भुगतना पड़ता है। और आज हसीना उसी जाल में फंसती दिख रही है। अखबार ये भी याद दिलाता है कि उनके कार्यकाल में भगत बंधु जैसे राष्ट्रीय प्रतीक भी जनता के गुस्से का निशाना बन गए और उनकी पार्टी अवामी लीग पर प्रतिबंध लग चुका है। इससे स्पष्ट है कि बांग्लादेश आज एक बेहद संवेदनशील मोड़ पर खड़ा है। आगे की राह पर अखबार जोर देकर कहता है, 2025 के चुनाव तभी विश्वसनीय होंगे जब सभी पार्टियों, खासकर अवामी लीग को खुलकर चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए। 2024 के एक तरफा चुनावों की नाकामयाबी ने ही देश को अस्थिरता की ओर धकेला था। अगर नए चुनाव भी प्रतिशोध और राजनीतिक बदले की भावना से संचालित हुए, तो बांग्लादेश और गहरे संकट में जाएगा। अंत में डॉन ये साफ संदेश देता है, दोषियों को सजा जरूर मिले, लेकिन न्याय और प्रतिशोध में सीमा होनी चाहिए। मौत की सजा जैसे चरम कदम न केवल लोकतांत्रिक माहौल को जहरीला बनाते हैं, बल्कि समाज में मेल मिलाप की हर गुंजाइश खत्म कर देते हैं। बांग्लादेश को अब बदले की नहीं, संतुलन, न्याय और सुलह की राजनीति की जरूरत है। तभी वो स्थिरता की ओर बढ़ सकेगा। लेट्स माइक आज का अखबार में बस इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.